नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शहर की सरकार आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को जो सिलसिला है लगातार जारी है। शोर शाम 6 बजे थम गया है। अब इंतजार है 13 तारीख की सुबह का, जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे पता लगना भी शुरू हो जाएगा कि शहर में आखिरकार किसकी बनेगी सरकार। देखिए रिपोर्ट। यूपी में निकाय चुनाव का रण, दूसरे चरण का मतदान हुआ खत्म। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। 13 मई को आएंगे निकाय के नतीजे। यूपी में निकाय चुनाव का घमासान अब थम गया है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के दोनों चरण में मिलाकर एक तरफ जहां 55 चुनावी कार्यक्रम सभाएं की, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिर्फ 9 जिलों में ही कार्यक्रम करने तक सीमित होकर रह गए। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी 18 मंडल और 17 नगर निगम में चुनावी सभाएं की, तो वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सिर्फ 7 नगर निगम में ही अपनी हाजिरी लगा पाए। निकाय चुनाव को बीजेपी ने सेमीफाइनल की तरह लिया है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। सीएम योगी ने रैलियों में माफियाओं पर जमकर निशाना साधा, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निकाय चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों को उठाया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। निकाय चुनाव 2 चरणों में हुए। पहले चरण के लिए 37 जिलों में कुल 52% वोटिंग हुई। 9 मंडलों के 37 जिलों में 10 मेयर, 820 पार्षद, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 2740 नगर पालिका परिषद सदस्य, 275 नगर पंचायत अध्यक्ष और 3745 नगर पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं ने वोटिंग की। पहले चरण में इन मंडलों में हुई वोटिंग। सहारनपुर मंडल के शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल, आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी, झांसी मंडल में झांसी, जालौन और ललितपुर, प्रयागराज मंडल में कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ मंडल में उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर खीरी, देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में, गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर, वाराणसी मंडल के गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर जिला शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण की बात की जाए तो यूपी में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ। जनता ने दूसरे चरण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया। दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान हुआ और 39,146 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। दूसरे चरण में इन मंडलों में हुई वोटिंग। मेरठ मंडल के मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर, बरेली मंडल के बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत, अलीगढ़ मंडल के हाथरस, कासगंज, एटा और अलीगढ़, कानपुर मंडल के कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज और औरैया, चित्रकूट मंडल के हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा और बांदा, अयोध्या मंडल के सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और अमेठी, बस्ती मंडल के संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर। यूपी में निकाय चुनाव का रण अब खत्म हो चुका है। 17 मेयर पद के लिए जनता ने बढ़ चढ़ के वोट कास्ट किए। 17 मेयर के चुनाव के लिए जनता ने मतदान किया। बीजेपी और सपा ने निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी। निकाय चुनाव को बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों ने लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह लिया है। शहर में किसकी सरकार होगी, इसका फैसला तो 13 मई को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
जी हाँ, और इस तरह से देखिए दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। जाहिर तौर पर अब तमाम दिग्गज नेताओं की जो किस्मत है वो ईवीएम मशीनों में कैद हो चुकी है और नतीजे सामने आएंगे 13 मई को, जब स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार शहर में किसकी बनेगी सरकार। इस पर जनतंत्र टीवी की मेगा कवरेज लगातार जारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुलकित शुक्ला भी मौजूद है। पुलकित। हाँ बिल्कुल शिल्पा मैम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। जिस तरह से लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है और आज सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इस सभी का फैसला 13 मई को होगा। अब देखना होगा कि जिसने कितना काम किया है और जो इतने वादे, इतने प्रचार किए गए, जितने मंत्री इस प्रचार में लगे रहे, उनकी सबकी साख यहाँ पर दांव पे लगी है और 13 मई को नतीजे बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी और कौन फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएगा। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। दीपक रंजन हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रदीप तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अमिताभ जी। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कौशल कांत मिश्रा जी आप ही के साथ, कितने आश्वस्त हैं आप लोग, क्या होगा निकाय चुनाव में? प्रदेश की जनता ने तय किया है और प्रदेश की जनता ने तय किया है कि सही चुना था, सही चुनेंगे, यही चुना था, यही चुनेंगे। तो अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एकदम चुनाव हो चुका है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। अब किस्मत कैद हो चुकी है, 13 तारीख को नतीजे आएंगे, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है। क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव माफिया बनाम महोत्सव का है। अच्छा। ये चुनाव हाईवे का है, ये चुनाव एयरवे का है, ये चुनाव एक्सप्रेसवे का है, ये चुनाव गांव-गांव में फैले बने हुए शौचालय का है, गरीबों के लिए मकान का है, अवैध कब्जे को गिरा करके गरीबों को जो मकान दिया गया है ये उसका है। हाँ। घर घर में पहुंचाई गई बिजली का है, हर घर में 5 लाख के बीमे का है कि किसी को भी अगर बीमारी होती है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख का आयुष्मान के थ्रू बीमा करा सकता है। ये उस चीज का है जो एक माहौल जो बना है उत्तर प्रदेश में, जब कि माफिया कोर्ट में भागने की कोशिश कर रहे हैं जान बचाने के लिए और जनता चैन से अपने घर पे आराम कर रही है। ये माहौल बताता है कि किसकी सरकार बनेगी और माहौल सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमारे विपक्ष में बैठे प्रवक्ता है उनको भी पता है, पर वो अपनी औपचारिकताएं करेंगे, उनकी औपचारिकताओं को सराखों पर रखते हुए। ठीक है सर, देखिए इसके लिए तो हमें 13 मई का ही करना होगा इंतजार। 13 मई को स्पष्ट हो पाएगा कि आपके दावों में ज्यादा दम है या फिर विपक्षी दलों के। चलिए ठीक है, मैं रुक करना चाहूंगी अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का, दीपक रंजन जी का। दीपक जी एक बार फिर से आपका स्वागत है। दीपक जी कह रहे कि भैया माफिया वर्सेस महोत्सव का ये रण निकाय चुनाव का और जनता ने मूड बना लिया है, आप लोग कितने आश्वस्त, क्या लगता है इस बार बीजेपी को पटकनी दे पाएंगे तो किन बेसिस पर? प्रवक्ता से को भी मैं सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ एक रटा रटाया ऑडियो रिकॉर्डिंग था जिसको ये बजाने का काम कर रहे हैं और इनको शायद ये पता ही नहीं कि ये शहर का चुनाव है। ये एक्सप्रेस का, हाईवे का, 5 लाख उसका, गाँवों में शौचालय का, ये रटा रटाया ऑडियो है जो इन लोगों को सुनाया जाता है कि यही बस तुमको बजना है। जब भी तुम किसी के बीच में बैठो या तुम डिबेट में बैठो तुमको यही बजाना है। इनको शायद ये पता नहीं कि ये कूड़ा साफ करने का चुनाव है। जब से इनका नगर निगम में इनका कब्जा है, शहरों का क्या हाल है, शहरों में नालियां बंद जा रही हैं, शहरों की सड़कें जो है खस्ता हाल है। नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी सड़कें आती है, सिर्फ पीडब्ल्यूडी की कुछ सड़कें अगर आप हटा दीजिए तो मैं समझता हूँ कि सड़कों में गड्ढे जाता है और सड़कें कम है। इनको शायद मेरे भाई को ये नहीं पता कि ये चुनाव है किस चीज का। और ये अगर आप इन चुनावों को लेकर इतने ही गंभीर, इतने ही सीरियस, तो फिर एक बात बताएं, बहुत ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा दीपक रंजन जी, कि फिर प्रचार प्रसार में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीछे क्यों छूट गए? इन मुद्दों को पहुंचाते ना जनता के बीच। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव मान करके चुनाव प्रचार में था, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मान करके चुनाव प्रचार में था और एक एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो है अपने आप को प्रत्याशी मान करके चुनाव में था। हम लोग खुद प्रत्याशी मान करके चुनाव में थे। अच्छा, इन्होंने कोई काम तो किया नहीं कि अच्छा। काम जो है कोई काम करने इनके पास में समय है के माध्यम से जाकर के यात्रा करके इनके सारे मंत्री, इनके सारे जितने भी इनके मुख्यमंत्री हैं, सारे लोग लगे हुए थे चुनाव में। लेकिन हम समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो अपने आप को अखिलेश यादव मान करके चुनाव प्रचार में जुटा हुआ था और इस चुनाव में, शहर के चुनाव में
कमल का जो भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है पूरी तरीके से मुरझा गया। अच्छा। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है, शहर की जनता जो है, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा किए हुए कामों को तरजीह दे रही है और पूरे प्रदेश में साइकिल दौड़ाने का काम कर रही है। सर समझ रहे हैं आप इस बात को कि इन निकाय चुनावों के नतीजे किस हद तक लोकसभा चुनाव पर असर डालेंगे, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें जिनमें से 50 सीटें शहरी क्षेत्र की, वहां पर काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन चुनावों के नतीजों का। बावजूद इसके आप जरा अंदाजा लगाइए सर, एक बार मेरे सवाल होने दीजिए सर, सवाल पूरा होने दीजिए। 18 मंडल 17 नगर निगमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम कार्यक्रम किए हैं और अखिलेश यादव ने कितने किए हैं? 7 नगर निगमों में। सर डिफरेंस महसूस कर रहे हैं? तो जनता तक कौन ज्यादा पहुंचा होगा? मैंने आपको बताया तो कि समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता जो है वो अपने आप को अखिलेश यादव जी मान करके चुनाव प्रचार में जुटा हुआ था। अच्छा। एक कार्यकर्ता लगा हुआ था चुनाव प्रचार में। अच्छा, इनके पास बताने के लिए तो कुछ है नहीं। पिछले कई वर्षों से इनका नगर निगम में कब्जा है। नगर निगम में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी इन्होंने ग्लोबल समिट के नाम पे, G20 के नाम पे, इन्वेस्टर समिट के नाम पे नगर निगम का सारा पैसा इन्होंने सड़कों, जिस इन्वेस्टर जिस रोड से आने थे और जहां तक उनको जाना था, नगर निगम का सारा पैसा इन्होंने वार्डों से निकाल करके इन्होंने वहां पे लगाने का काम किया। तो वार्डों की दुर्दशा तो हो गया। वार्डों में जाकर के देखिए वार्डों में क्या हाल है। अब तो सर देखिए, जो होना था वो हो चुका, जो दावे आपको करने थे, जो वादे लोगों से करने थे, जो मैसेज उन तक पहुंचाना था वो पहुंचाया जा चुका है। दूसरे चरण का मतदान भी समाप्त हो चुका है। अब तो इंतजार है बस ईवीएम खुलने का, ईवीएम में जनता ने क्या कुछ कैद किया है वो तस्वीर के स्पष्ट होने का। चलिए जी हाँ, शहर की सरकार बनने की तैयारियां पूरी की गई थी, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अब जनता ने तय कर ही दिया है कि वो किसके दावों पर, किसके वादों पर विश्वास करती है। और ईवीएम मशीनों में, मतपत्रों में कैद हो चुका है फैसला, जो खुलेगा 13 मई को। करना होगा इंतजार कि आखिरकार किसकी तैयारियां कितनी रंग ला पाई है, किसके मुद्दों में दम नजर आया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और अमिताभ कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। प्रदीप तिवारी जी, निकाय चुनाव के इस रण में कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती हुई, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेन फाइट है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की बताई जा रही है। कांग्रेस कहां रह गई सर? अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो आपको जनता के बीच में उतरना चाहिए और देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है और चुनाव लड़ रही है। नगर निगम नगर निकाय का लड़ रही है। नगर निगम नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है उसमें आपको 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव, उसमें भी आपको कांग्रेस पार्टी की अच्छी उपस्थिति नजर आएगी और वो यहां से लेकर के कर्नाटक तक की आपको दिखाई देगा। वहां भी हमारी सरकार बनने वाली है, साथ में उत्तर प्रदेश में भी आपको नजर आएगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हों, इन्होंने बढ़ चढ़ करके लगातार दौरा किया है प्रदेश में। हर जिले में जा करके उन्होंने सभाएं करी और जनता के मुद्दों को उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की तरीके से नहीं, जो 2022 के चुनाव में ही अभी अटके हुए हैं। अच्छा। 2022 के चुनाव भी, 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं, वो अभी तक गिनाने लगे हैं। उनको ठीक है, छोड़ देते हैं 22 को, छोड़ देते हैं 24 को। सर आप मुझे इतना बताइए कि आप ये जो तैयारियां गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि धरातल पर हमने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। मैं जो टैली दिखा रही हूँ ना सर दर्शकों को, चौथे नंबर पर है आप हर जगह पिछली बार। इस बार आप मुझे इतना बता दीजिए कि चौथे से सीधा पहले नंबर पर पहुंचने की आपने तैयारी की हुई है? दावा कर देंगे? इतना कॉन्फिडेंट है आप इतने? बिल्कुल देखिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य को लेकर के हमारे यहाँ 6 प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए। क्योंकि एक अध्यक्ष होता था तो उसको हर जिले में जाने में समय का अभाव रहता था। अब ये हुआ, ये इसके लिए 6 प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किए। 6 प्रांतीय अध्यक्ष लगातार मीटिंगें कर करके और जनता के मुद्दों को उठा रहे थे। इस तरीके से नहीं कि हम राशन पहुंचा रहे हैं, हम शौचालय बनवा रहे हैं, ये नहीं। हमने अगर डेंगू मुद्दे होने ये चाहिए कि डेंगू से कितने लोग मर जाते हैं हर साल, उस पे प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? नालियां बजाती रहती हैं, उस पे प्रदेश सरकार क्या कह रही है? यही इलाहाबाद खंडपीठ की, लखनऊ खंडपीठ को यहाँ पे कहना पड़ा, उसको सो मोटो लेना पड़ा कि आप नाकाफी इंतजाम है, आपके इंतजाम सही नहीं है, यहाँ पे अस्पतालों की स्थितियां ठीक नहीं। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। इनके किस तरीके से डेंगू से हर साल हजारों मौतें हो रही हैं, उस पे प्रदेश सरकार को जवाब देना चाहिए।
आप देखते होंगे जब बात नगर निगम और नगर निकाय की होती है तो आप भूल जाते हैं किस तरीके से ऋषिकेश उपाध्याय जो इनके मेयर रहे। बहुत अच्छी बात है सर, ये मुद्दे आप गिनवा रहे हैं, अच्छी बात है। जमीन का कम से कम नहीं जनता के मुद्दे कोई गिनवा तो रहा है, अपने जहन में रख तो रहा है, लेकिन एक बात बताइए। मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं। किस तरीके से अयोध्या प्राधिकरण ने लिस्ट निकाली, 40 लोगों की लिस्ट निकाली कि जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन कब्जाए या उनके ऊपर अवैध निर्माण करा है। उनमें वहां के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी का नाम भी है। सरकार के इस निकम्मेपन को, नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए आपके कौन कौन से बड़े नेता यहाँ उतरे धरातल पर? इसलिए मैंने आपसे पहला सवाल यही किया था कि बीजेपी वर्सेस सपा की ये लड़ाई क्यों लड़ रही है, ये क्यों लग रही है ये लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच? अगर कांग्रेस के बड़े नेता अगर दिखाई देते तो मेरा सवाल होता ही नहीं। अगर कांग्रेस, मैं उसी की स्थिति स्पष्ट कर देता हूं आपको। हाँ। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के रूप में मैं कार्यकर्ता के रूप में अपने प्रदेश अध्यक्ष को अपना बड़ा नेता मानता हूं। वो थे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, हमारे बड़े नेता हैं, वो हर जिले में जा रहे थे। अगर आप उनको बड़े मानती है, आपकी भूल है, ये आपकी गलती है। सर, मेरे से कंपैरिजन मत कीजिए, मेरी गलतियां मत निकालिए। अपने जो राजनीतिक दल है ना, आपके कॉम्पिटिटर्स है, उनके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ये अखिलेश यादव, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो जो पहुंचे हुए हैं, क्या वो छोटे चेहरे हैं? तो क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से पूछा क्या यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी नगर निगम के चुनाव में क्यों नहीं आ गए? उनके मैजिक को तो वो हर जगह कैश करवाती है सर, उनकी प्रेजेंस, उनकी बातें तो हर जगह होती है। ठीक है, आप इतना बताइए फिर। यहाँ भी पार्षद के प्रचार के लिए आना चाहिए था, पार्षदी के प्रचार के लिए मोदी जी को आ जाना चाहिए था। हमारे आप तो कहीं नहीं है, इसलिए मैंने सवाल किया जनता के मुद्दों को लेकर के। वो कम से कम कहीं ठहर तो रहे हैं। आंकड़े मैं नहीं कह रही, आंकड़े जरा देख लीजिए, मैं नहीं कह रही, मेरे शब्द नहीं है सर, प्लीज, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि बीजेपी की क्या स्थिति, सपा की क्या स्थिति और कांग्रेस कहां पर है। यही ये जनता जो है आंकड़े बनाती और बिगाड़ती है, ये जनता है, ये आंकड़े बनाती और बिगाड़ने का काम करती है। ठीक है, अब इस बार जनता किसके आंकड़े बिगाड़ेगी, किसका खेल बिगाड़ेगी, किसका बना देगी, इस सवाल के साथ अमिताभ कुमार आपका रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, शहर की सरकार में निकाय चुनाव के इस रण में कौन किस पर दिख रहा है? हालात जो है वो तो बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि बीजेपी सबसे आगे चल रही है। जी बोलिए। और कहीं कहीं पे दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। अच्छा, ठीक है ना। तो कांग्रेस तो कहीं सचमुच नहीं दिख रही है, तीसरे चौथे नंबर पे, ज्यादातर चौथे नंबर पे है। 2-3 जगहों पे जैसे वो सहारनपुर, कानपुर वगैरह में तीसरे नंबर पे थोड़ी सी दिख रही है, थोड़ा बहुत उसका हलचल है। जो थोड़े बहुत जो सर्वे वगैरह हुए हैं उसमें थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे भाजपा ही सबसे आगे चल रही है। 50% के आसपास, 48-50-52% जो है लोगों का जो मत है वो भाजपा के पक्ष में है। ये बहुत बड़ी बात है। और समाजवादी पार्टी 25, 26, 30, 32% तक वहाँ पे आ रही है। एक आध जगह जैसे कि प्रयागराज है, मुरादाबाद है, फैजाबाद है, वहाँ पे मेयर सीट के लिए थोड़ा बहुत टक्कर देते हुए दिख रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन बाकी कहीं नहीं। मुझे लग रहा है कि सारे का सारा जितना मेयर सीट है इस बार भाजपा उड़ा ना ले जाए। बहुत अच्छा दयनीय स्थिति है। मुझे अफसोस है कि समाजवादी यानी कि पिछली बार मेहनत नहीं कर रही है। महापौर की 2 सीटें बीएसपी को मिल गई थी, इस बार क्या वो भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है आपके मुताबिक? बीएसपी नहीं नजर आ रही। समाजवादी पार्टी 3 जगह मुझे दिख रही है फाइट करते हुए। अच्छा, बीएसपी का चांस बहुत कम है। अच्छा, बीएसपी के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में चलिए, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर, बढ़ाएंगे चर्चा को, यहीं से आगे करेंगे ये जानने की कोशिश कि आखिरकार ये समीकरण जिस तरह के बनते हुए इस बार दिखाई दिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को इस बार अगर प्रत्याशी बनाते हुए अखाड़े में उतारा है तो क्या मजबूरी, और इसका किस हद तक असर 2024 के चुनावों पर पड़ने वाला है, इस पर भी होगी बात। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द।